सुप्रभात बच्चों, मेरी क्लास के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हम फिर एक बार हिंदी साहित्य से हिंदी व्याकरण पे आते हैं, यानी हिंदी लैंग्वेज के ऊपर। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कारक का। कारक का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा जो अपन ने पढ़ी थी 3 प्रकार की होती है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप काफी समय से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा का दूसरा रूप, यानी संज्ञा के साथ में संज्ञा की जगह पर लगने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों के साथ में जब क्रिया के ऊपर जब फोकस डाला जाता है, यानी संज्ञा और या सर्वनाम के द्वारा जब क्रिया की जाती है, तो बीच के अंदर जो चिन्ह आते हैं, बीच के अंदर जो शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के जो प्रकार होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। मैं आपको एक एक प्रकार के बारे में सारा कुछ समझाऊंगी। एक बार आप अपनी पुस्तक के अंदर से क्या कीजिए, सारे के सारे कारक की जो विभक्ति है उसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं पर, ताकि आपका अभ्यास बन जाए कि किस प्रकार के साथ में कौन सी विभक्ति आती है। तो एक एक चीज को हम लोग समझेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ कुछ उदाहरण के माध्यम से कि कारक होता क्या है। सबसे पहले आते हैं मैं एक सेंटेंस बनाती हूँ आपके सामने। सेंटेंस है राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा सेंटेंस है मदन ने राम को पुस्तक दी। तीसरा सीता चाकू से सब्जी काटती है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 3 वाक्य दिए हैं। उसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि कारक क्या होता है। पहले हम इसके अंदर से निकालते हैं कि संज्ञा क्या है। पहले सेंटेंस के अंदर 2 संज्ञा आई है, एक है राम और दूसरा है पुस्तक। तीसरा दूसरे सेंटेंस के अंदर मदन, राम और पुस्तक। उसके बाद में यहाँ पर तीसरे सेंटेंस में 3 क्रिया आई, सीता, चाकू और सब्जी। जिन जिन के ऊपर मैंने रेखांकित किया है जिन शब्दों को, वे सारे ही शब्द क्या है आपके, वे सारे शब्द हैं आपके कारक संज्ञा। अब स्पष्ट हो जाता है कि कौन से वाक्य के अंदर कौन सी संज्ञा है। अब आते हैं आगे। इसके अंदर यह देखना है हमें कि संज्ञा क्या कार्य कर रही है। जैसे कि परिभाषा के अंतर्गत मैंने आप लोगों को समझाया था कि संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा की गई क्रिया क्या कहलाती है? आपके कारक कहलाती है। तो उसके बीच में जो चिन्ह लगते हैं वह कारक की विभक्तियां होती है। तो यहाँ पर पहले वाक्य के अंदर ध्यान दीजिए, एक भी चिन्ह नहीं है, सीधा है राम पुस्तक पढ़ता है। अब जो पढ़ने का काम है वह क्या है? एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है। यहाँ पर राम वह क्रिया कर रहा है, जबकि पुस्तक भी एक संज्ञा है, लेकिन
राम द्वारा पढ़ा जा रहा है और पढ़ने का जो प्रभाव है, पढ़ने का जो माध्यम है, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, वो क्या है? पुस्तक है। तो जब संज्ञा किसी क्रिया को करती है तो उसका प्रभाव भी किसी अन्य पर पड़ता है, तब वहां पर क्या कहलाता है? कारक आते हैं। मदन ने राम को पुस्तक दी। यहाँ पे मदन देने का काम कर रहा है, तो मदन क्या हो गया? कर्ता हो गया। जिस तरह से राम पढ़ता है, क्रिया कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। यहाँ पर मदन भी है, राम भी है और पुस्तक भी है, यानी कि 3 संज्ञा है। अब जो क्रिया हो रही है वो क्या है? देने की। तो क्रिया कौन कर रहा है? मदन क्रिया कर रहा है और प्रभाव किस पर पड़ रहा है? राम पर पड़ रहा है, क्योंकि उसने पुस्तक किसको दी? प्रश्न हमारा यह बनता है, मदन ने पुस्तक किसको दी? जैसे ही हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है, क्या बन जाता है? वह राम को दी। तो राम के ऊपर क्या पड़ रहा है? कर्ता ने जो क्रिया की उसका प्रभाव राम पर पड़ रहा है। अब आते हैं तीसरे के ऊपर, सीता, चाकू और सब्जी। 3 प्रकार से है। सीता क्या कर रही है? कुछ काट रही है। बीच का पोर्शन अगर हम हटा देते हैं, सीता काटती है। जिस तरह से राम पुस्तक पढ़ता है, राम पढ़ता है, ये भी लिखा जा सकता था। सीता काटती है। अब सीता जो काटने का काम कर रही है वो क्या हो गया? क्रिया। ये हो गई क्रिया। अब उसका जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? सब्जी पर पड़ रहा है। अब आप कहेंगे, प्रश्न उठता है कि मैम चाकू पे क्यों नहीं? चाकू पे इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि चाकू क्या है? एक माध्यम है, यानी कि इस क्रिया को इसके ऊपर प्रभाव डालने के लिए उसको चाकू का इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये जो चाकू का इस्तेमाल है ये एक माध्यम है, यानी कि जब हम क्रिया करते हैं तो उसका प्रभाव भी किसी पर पड़ता है और उसका हमें किसी की मदद भी लेनी पड़ती है क्रिया को पूर्ण करने के लिए। यानी अगर पैरों से इंसान चलता है तो पैरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तो कर्ता भी होता है, हो सकता है कर्ता ना हो, कर्ता भी होता है। क्रिया तो स्पष्ट रूप से है ही है, क्रिया नहीं होगी तो कारक नहीं होगा। तो कर्ता का प्रभाव जब किसी अन्य वस्तु पर पड़ता है, या क्रिया जिस माध्यम से हो रही है, क्रिया जिस तरीके से हो रही है, वो उसकी मदद कौन कर रहा है? क्रिया को करने में मदद कौन कर रहा है? जैसे मैं चली, मेरे चलने के लिए मेरे किसका इस्तेमाल करना पड़ा? मुझे अपने पैरों का इस्तेमाल करना पड़ा। तो इस तरह से जब हम किसी की सहायता लेते हैं तो वे भी क्रिया के अंदर आते हैं। अब ये जो पूरा एक कॉम्बो बनता है कि क्रिया को आप अलग कर दीजिए, कर्ता, करण, से, में, पर, अधिकरण, अपादान, संबंध, संबोधन, ये सब क्या है? मिलकर कारक की 8 प्रकार की विभक्तियां, कारक के 8 प्रकार बनते हैं और इनके सामने इनकी विभक्ति होती है। कई बार क्रिया हो रही होती है, कर्ता होता है, लेकिन उसके अंदर चिन्ह नहीं होते हैं, तब भी वह कारक कहलाते हैं। तो हम इसके माध्यम से, किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि वह कारक की कौन से प्रकार के अंदर आएगा। तो अब हम जो अगला प्रारंभ करेंगे टॉपिक, उसके ऊपर हम ये देखेंगे कि जो कर्ता के जितने भी कारक के चिन्ह है या कारक की जो विभक्तियां हैं वो किस प्रकार से एक तरीके से काम करती है। 8 की 8 मैं आपको एक एक करके समझाऊंगी। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको क्या करना है? आपको जब तक मैं ये ब्रेक लगाती हूँ बीच में आप लोगों को ये जो कारक की विभक्ति और कारक के जो प्रकार है उनको एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के लिए आपको अपनी पुस्तक के अंदर से क्या पढ़ना है? कारक का चैप्टर निकालिए और उसके अंदर एक सारणी बनी हुई है,
उस सारणी को एक बार पढ़िए। कर्ता ने कर्म को करण से, आगे पूरे 8 है, वो आप 8 के 8 एक बार पढ़िए। उसके बाद हम एक एक को समझेंगे कि किस प्रकार से इसको उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया जा सके।